కేంద్ర బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టిన మంత్రి అరుణ్ జైట్లీ ఢిల్లీలో ప్రస్తుతం మీడియాతో మాట్లాడడానికి సమాయత్తమవుతున్నారు. ఆయన ఏం మాట్లాడుతున్నారో ఒకసారి చూద్దాం. इन योजनाओं की संख्या बढ़ाना ये उद्देश्य नहीं था और इसलिए ग्रामीण सड़क योजना, बीमा योजना, आवास योजना, स्वच्छ भारत के तहत शौचालय प्रोवाइड करना और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी हटाने की दृष्टि से मनरेगा के ऊपर ज्यादा खर्च करना, जो इनफॉर्मल सेक्टर पे दबाव है वो थोड़ा ईजन हो, और इसलिए एक बड़ा खर्चा हमने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किया है. दूसरा बड़ा खर्चा इंफ्रास्ट्रक्चर का है. सभी इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिए जाए तो 3.96 लाख करोड़ खर्चना, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा उसका 2.41 लाख करोड़ जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, जिसमें हाईवेज, रूरल रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, क्योंकि ये लगभग हर सेक्टर एक सफलता की कहानी है और इसलिए इनमें किया गया जो इन्वेस्टमेंट है वो देश में आर्थिक प्रगति भी करता है, रोजगार के अवसर भी बढ़ाता है और इसमें अन्य क्षेत्र टेलीकॉम वगैरह भी जोड़ लिए जाएं कनेक्टिविटी की दृष्टि से, तो एक बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर इस क्षेत्र में भी है. डिफेंस एक बड़ा क्षेत्र था जहां भी हम लोगों ने खर्चा बढ़ाया है और बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी तो उसको बरकरार रखेंगे. सोशल सेक्टर्स में एक्सपेंडिचर बढ़ाया है. तो जो मैंने बजट में शब्द इस्तेमाल किया कि आज की परिस्थिति में जब निजी क्षेत्र में थोड़ा धीमापन है तो इसलिए सरकार को ज्यादा खर्चा करना पड़े, तो ज्यादा खर्चा करो या स्पेंड मोर एंड स्पेंड मोर ऑन द सक्सेसफुल सेक्टर्स, जहां उसका एक स्पाइरल इफेक्ट होता है, वो इस बजट के पीछे उद्देश्य था. सरकार का एक दूसरा उद्देश्य यह था कि ब्लैक मनी के खिलाफ अपने जो लड़ाई है, संघर्ष है, वो जारी रखे. तो इसलिए जितने भी कदम हम उठा रहे हैं, लोगों को ज्यादा से ज्यादा टैक्स कंप्लायंट बनाने की दृष्टि से, वो हम लोगों ने अपनाए हैं. इसमें कृषि के अतिरिक्त एक सेक्टर जो रोजगार के बड़े अवसर देता है वो है एमएसएमई. और एमएसएमई सेक्टर को इनकरेज किया जाए, और एमएसएमई में मैं एक एक्सपैंडेड एमएसएमई भी देख रहा हूं. तो इसलिए 50 करोड़ तक टर्नओवर वाली कंपनियां, उनको टैक्स एडवांटेज दिया जाए ताकि वो कंपेटिटिव हो पाए, प्रतिस्पर्धा अच्छी कर पाए. उस दृष्टि से एमएसएमई सेक्टर को हम लोगों ने इनकरेज किया है. बजट में एक वाक्य मैंने प्रयोग किया कि जो लोग टैक्स की चोरी करते हैं उनके हिस्से का टैक्स ईमानदार टैक्स पेयर को देना पड़ता है. तो अब हम क्योंकि उस वर्ग पे दबाव डाल रहे हैं और सरकार के कई कदमों से वो पैसा टैक्स नेट में आता है और वो लोग टैक्स नेट में आते हैं, तो ऑनेस्ट टैक्स पेयर जो रिटर्न भरते हैं उनको एक लाभ मिले, ये हमने प्रयास किया है. और इसलिए दूसरा उद्देश्य ये भी था कि इन्फ्लेशन का भी असर पड़ता है, इसलिए छोटे टैक्स पेयर को एडवांटेज दिया जाए, उसका परचेजिंग पावर बढ़ाया जाए, और जो लोग टैक्स नेट के बाहर हैं लेकिन जिनको अंदर होना चाहिए था, उनके लिए आकर्षण दिया जाए कि वो टैक्स नेट में आए. तो इसलिए एक सामान्य
5% टैक्स देकर एक 5 लाख तक का आप इनकम डिस्क्लोज कर सकते हो, आधे पेज की रिटर्न होगी, स्क्रूटनी भी लगभग नहीं होगी। इस वर्ग को हम लोगों ने इंसेंटिवाइज किया है। हाउसिंग के प्रति जो हमारा एक पिछले साल के बजट में कुछ हमने टैक्सेशन पॉलिसी उस दृष्टि से बनाई थी, उसको बरकरार रखा है। अफोर्डेबल हाउसिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देना, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को भी जो टैक्स कंसेशन हम लोगों ने दिए हैं वो देना। ब्लैक मनी के खिलाफ इसमें 2 और कदम है कि जो लोग भारतीय व्यवस्था का दुरुपयोग करते हैं और फिर भाग जाते हैं, तो एक कड़ा व्यवस्था बननी चाहिए उन लोगों के खिलाफ। इसका जो अंतिम स्वरूप बनेगा इस कदम का, वो आपके समक्ष रख दिया जाएगा। 3 लाख से अधिक कोई भी खर्चा किसी भी बिना किसी अपवाद के कैश में नहीं हो सकता। ये एसआईटी की रिकमेंडेशन थी जिसे हमने स्वीकार किया है। एफआईटीबी अबॉलिश करना, क्योंकि लगभग 90% एफडीआई इस देश में ऑटोमेटिक रूप से आती है और एफआईपीबी ने एक अच्छा अपना पर्पस सर्व कर लिया है। उसका रोडमैप हम लोग तय कर देंगे इस साल में। पब्लिक सेक्टर कंपनी प्रतिस्पर्धा में सामने आए, स्पष्ट हो कि बाजार में उनकी ताकत कितनी है। कई कंपनियां इस साल लिस्ट हो जाएंगी। और पॉलिटिकल फंडिंग को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद इस देश में रहा है और इसलिए पॉलिटिकल फंडिंग को लेकर व्यवस्था को क्लींस किया जाए, साफ सुथरा किया जाए, उसके लिए एक पूरी स्कीम इस बजट के अंदर हम लोगों ने अनाउंस की है। बजट के पीछे उद्देश्य यह है कि अर्थव्यवस्था और उसकी वृद्धि को तेजी से बनाए रखना, उसके साथ साथ राजनीति और अर्थव्यवस्था को क्लींस करना, साफ करना और टैक्सेशन पॉलिसी के माध्यम से ईमानदार टैक्स पेयर को सुविधा देना और जो टैक्स नहीं देता आमदनी के बाद भी उसको टैक्स नेट में लाने का एक प्रयास भी करना और एक आवश्यकता पड़े तो उसके ऊपर सख्ती का प्रयोग भी करना। ये एक सोच इस बजट के पीछे थी। मुझे इतना ही कहना है, आगे जो आपके प्रश्न होंगे मैं उसको डिटेल में। थैंक यू मिस्टर सर। लेट्स स्टार्ट विथ 299। यस keep it near to your this one. Timothy this side from CNBC TV 18. So very clearly political funding is something which government is now intending to curb. How would you do the enforcement of such a big step that you've taken? You see, the system involves the following steps. The donor and the donee will get a tax exemption. A donor will get a deduction. The donee, that's the political party, will get a tax exemption. Provided the returns are filed by the political party and donations of 4 kinds is being encouraged in that. You can donate by check. You can donate by the digital mode, and my personal suggestion would be that small donations by the digital mode, mass donations as take place in several other democracies is a more desirable method rather than single big donations. If you are taking money by cash, then we have accepted the Election Commission suggestion. The maximum you can get from a particular person is 2 lakh rupees. And lastly, in order, 2,000 rupees, I stand corrected. And lastly, this provision for electoral bonds that we have made. This requires a particular amendment to the RBI Act, which I have annexed along with the budget documents. A notified bank would be issuing bonds
any donor can buy those bonds from the bank by check or digital payment. So it will only be white, clean money, tax-paid money on which bonds can be purchased. These bonds by the donor can be given to the political party. They will be redeemable within a short period of time, which the scheme will mention. Time will be as short as is pragmatically possible. And they will be redeemable in the notified account of a political party. That means every political party recognized by the Election Commission will have to notify one account in advance to the Election Commission, and this can only be encashed and redeemed in that one account. Now, this would involve the donor giving clean money because it will be check paid, and the donor, the party receiving money in its bank account, so that it's also clean money. These bonds will be bearer in character, because if the names are disclosed and identities are revealed, then it's as good as issuing a check, which is the present status quo. And the present status quo hasn't worked. Because of the present status quo, donors have preferred cash payment rather than disclosure of their identities. So the present status quo has failed. So you have to experiment a new system. So it's a new system by which we are allowing, the scheme allows 4 methods. Returns will have to be filed, and the method of enforcement is very simple. You don't comply with this regulation, you lose your exemption. Yeah, please. So, Arun, the business standard, congratulations on presenting what has been a very comprehensive budget. So, just one small query. You said capital spending is 3.97 lakh crore. How much of that is from budgetary resources and how much of that is from extra budgetary resources? Because as far as the documents show, your capital spending for the coming year is projected as 3.09 lakh crore. So there is some difference, there's some gap there. You see, the amounts which are from the budget are clearly mentioned in the budget. So the railways will have some extra budget spending, particularly I think in their Suraksha Coalition. They borrow from the market. Railways is 131, including 55,000 crores from government. So therefore 131 of railways has been taken into account to arrive at the total of 396. Yeah, yes, ma'am. Yeah. Sir, Mesha from Kugensis, one question to you, and perhaps Shaktikanta sir can elaborate on the FIPB abolishment roadmap. What is the sort of timeline you're looking at, and what will be, if you could elaborate on the mechanism that will come in? We'll do it in the course of this year. That's what the budget we have mentioned, I have mentioned in the speech. As it is, 90% of your clearances are on the automatic route. So there is no FIPB. FIPB comes into the picture only in those other 10% cases. Now, some alternative mechanism could be in place. In many cases, it could also be the parent ministry which deals with that particular investment. So if there is a IMD related or some other sector related, today you have to go through really 2 different ministries and both follow the same set of considerations. Now, therefore, the FIPB going out and the concerned ministry dealing with it is one possible mechanism which is possible. Mr. Das. So I'll just supplement. Now the government has already made a beginning. If you recall, with regard to the NBFCs, earlier it was in the automatic route only if they brought the money through certain sectors. It was restricted to certain sectors. Then the amendment to the policy which was announced by the finance minister in last year's budget and which has been operationalized is that sectors which are regulated, in those sectors NBFCs can invest. So therefore a beginning has been made already to take away things from the FIPB's purview. So it's in the same direction as the finance minister has already stated. So therefore it could be the concerned ministry in some cases it could be alternative mechanism, but certainly not the kind of mechanism which, and the alternative mechanism will be far simpler.
सर मैं लक्ष्मण सी एमबीसी आवाज से 2 दिन पहले सरकार पर आरोप लगा था कि रोजगार पैदा करने में सरकार नाकाम रही है। ये बजट रोजगार के नए अवसर पैदा करने में और रोजगार पैदा करने का जो लक्ष्य रखा गया सरकार की तरफ से उसे पूरा करने में कितनी कामयाब होगी? देखिए, जितने कदम बजट में घोषणा की गई है उनमें से कितने ऐसे हैं जो रोजगार की दिशा में जाते हैं। अब आप इंफ्रास्ट्रक्चर का रोजगार के ऊपर प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता? जब आप एमएसएमई सेक्टर को इतना कंपेटिटिव बनाएंगे उसका असर पड़ता है कि नहीं पड़ता? जब आप मनरेगा के अंदर रिकॉर्ड एक्सपेंडिचर करेंगे तो इनफॉर्मल सेक्टर में आपका रोजगार पे असर पड़ता है कि नहीं पड़ता? तो इसलिए रोजगार अलग चैप्टर नहीं है, बाकी आर्थिक निर्णयों में से और उन सेक्टर्स में से निकलने वाला एक परिणाम है। Yeah, please. Sir, if you can elaborate on the steps taken for reviving the private investment, domestic investment especially, and large-scale investment and Make in India project. What are the steps in reviving the domestic investment? देखिए, as far as reviving private investment is concerned, every reform that we are making and every step we are taking in order to support domestic industry, every step we are taking in order to even allow investment to come in, some of which may have to partner domestic industry. రైట్, అది ఆర్థిక మంత్రి భాషణం. సో గ్రామీణాభివృద్ధికి ఊతమిచ్చే బడ్జెట్ అని, నిక్కచ్చిగా నిబద్ధతతో ట్యాక్స్ చెల్లించే వాళ్ళకి వెసులుబాటు కల్పించామని, ఇది చాలా మంచి బడ్జెట్ అని చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నట్టుగా కనిపిస్తోంది.